Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Shipra Verma. Today we will study the chapter 3 History, Rural Life and Society. Introduction. India is primarily an agricultural country. The overwhelming majority of its people depend on agriculture for sustenance. इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, उसके ज़्यादातर लोग जो हैं कृषि पर निर्भर हैं. एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. जो कृषि है वो मेन सोर्स है इनकम का. इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल एक्साइटिंग मेथड टू कलेक्टिंग रेवेन्यू. Gradually, they began introducing some land revenue experiments in order to extract the maximum possible revenue. System of revenue collection. Agriculture was the basis of the इकोनॉमी एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम. जो एग्रीकल्चर था, कृषि था, वो मेन सोर्स था, बेसिस था इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और इनकम का मेन सोर्स था. सो द कंपनी प्रिंसिपली अडोप्टेड 3 टाइप ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. इसलिए कंपनी ने 3 तरह के रेवेन्यू कलेक्शन अडोप्ट किए. 19% of the total area under the company rule, which covered Bengal, Bihar, Banaras division of the northern western provinces and northern Karnataka, were brought under the Jamidari system or the permanent settlement. The second revenue system, called the Mahalwari settlement, was introduced in about 30% of the area under the company's area, which covered northwestern provinces, central provinces and Punjab with some variations. रॉयतवारी थर्ड जो सिस्टम था वो है रॉयतवारी सिस्टम. कवर्ड अबाउट 51% ऑफ द एरिया एंड कंप्राइज्ड पार्ट ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज आसाम. फर्स्ट ऑल वी स्टडी अबाउट परमानेंट सेटलमेंट. लॉर्ड कॉर्नवालिस मोस्ट कॉन्स्पिशियस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वाज द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल विच वाज एक्सटेंडेड टू बिहार एंड ओडिशा. सबसे पहला जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जारी किया था, और इसमें जो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था उसमें क्या क्या इंक्लूड थे. बंगाल विच वाज एक्सटेंडेड टू बिहार एंड ओडिशा. फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. द जमींदार ऑफ बंगाल वर रिकॉग्नाइज एज ओनर ऑफ द लैंड. दे पेड रिवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी. जो जमींदार थे बंगाल के वो जाने जाते थे ज़मीन के मालिक के रूप में, और वो पे करते थे अपना रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को. सेकेंड, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फॉर्मली फिक्स्ड एंड वुड बी रेज्ड अंडर एनी सर्क्यूमस्टांसेस. जो अमाउंट था रेवेन्यू का वो बहुत ज़्यादा फिक्स था और वो रेज हो सकता था, किसी भी परिस्थिति में बढ़ सकता था. नंबर थर्ड, द रॉयल्स बिकेम टीनेंट्स. नंबर फोर, द सेटलमेंट टुक अवे द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जमींदार्स. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. वेस्ट लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. जो वेस्ट लैंड थी वो लाई गई कल्टिवेशन के अंतर्गत. नंबर सेकेंड, इफ़ पीसेंट फेल टू पे द रेवेन्यू लैंड वर टेकन अवे. जो पीसेंट थे अगर वो फेल हो जाता है रेवेन्यू देने में तो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी. नंबर थर्ड, इट क्रिएटेड ए न्यू क्लासेस ऑफ लॉयलिस्ट फॉर ब्रिटिश इन द जमींदार्स. नंबर फोर, इन दिस सिस्टम जमींदार हु कुड नॉट मेक द पेमेंट देयर प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड एंड सोल्ड. इस सिस्टम में जो जमींदार थे वो अगर पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज और कर दिया जाता था और सोल्ड कर दिया जाता था. नंबर फिफ्थ पॉइंट, थ्रू दिस सिस्टम द कल्टिवेटर लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंटली. इस सिस्टम में जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता थी वो खो दी थी. नंबर सेकेंड, रॉयतवारी सेटलमेंट. द रॉयतवाली सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस मेनली इन मद्रास, बेरार, बॉम्बे एंड आसाम. सर थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम in Madras presidency. In this system, peasants were recognized as the proprietor या owner of the land. इसमें जो peasant थे वो लैंड के मालिक के रूप में जाने जाते थे. There was no intermediator like a जमींदार between the peasant and the government. इसमें कोई भी intermediator नहीं था, ज़मींदार नहीं था, जैसे कि peasant और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी intermediator नहीं था जैसे कि ज़मींदार. The land revenue was fixed for a period from 20 to 40 years at a time. जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था एक काल के लिए, 20 से 40 वर्ष के समय के लिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीसेंट वॉज हील्ड पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. इसमें जो पीसेंट थे वो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल थे सरकार को लैंड रेवेन्यू
पे करने के लिए। द रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंडल्ज इन हार्श मेजर फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट, और रेवेन्यू ऑफिशियल्स उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मेजर्स करते थे हार्श, अगर वो पेमेंट डिले करते थे या पेमेंट नहीं देते थे। थर्ड इज़ महलवारी सेटलमेंट. Another land revenue system was devised in order to increase revenue and to stop the exploitation of the peasantry. एक अदर जो रिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम चलाया गया वो था महलवारी सिस्टम। इसमें कि इंक्रीज़ किया गया रेवेन्यू और उसमें जो पीसेंट का शोषण था उसे ख़त्म किया गया। This was the Mahalwari settlement. The term महल was used to refer to village or a group of villages. जो टर्म महल थी उसका मीनिंग था विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। द महलवारी सेटलमेंट was introduced in north western provinces, part of central India and Punjab by Holt Macnish in 1822. According to this system, जॉइंट ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू द विलेज कम्युनिटी। इस सिस्टम में जो जॉइंट ऑनरशिप थी लैंड की वो दी गई थी विलेज कम्युनिटी को। द विलेज स्टेट और द महल वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो विलेज स्टेट था या जो महल थे वो रेवेन्यू को पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। अंडर दिस सिस्टम कलेक्टर इंस्पेक्टेड द एंड मेजर द लैंड। इस सिस्टम में जो कलेक्टर था वो इंस्पेक्ट करता था, लैंड को निरीक्षण करता था और उसे मेज़र करता था। द चार्जेस ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो चार्ज था वो विलेज हेडमैन को दिया गया था। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर असेसमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड फॉल्टी सर्वेइंग रिजल्टेड इन लैंड रिमेनिंग अनकल्टिवेटेड। इन प्रॉब्लम्स के कारण, जो करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण जो लैंड थी वो रह गई अनकल्टिवेटेड और बीइंग र्यून्ड, और वो नष्ट हो गई बाय हैवी रेवेन्यू। अधिक रेवेन्यू के कारण डिमांड, जो अधिक रेवेन्यू की डिमांड होती थी उसके कारण वो र्यून भी हो गई। इंक्रीजिंग बर्डन्स ऑफ डेब्ट्स एट्सेट्रा।